दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों साइंस के प्रैक्टिस बैच में हम लोग कवर करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 19 को, यानी 19वां पार्ट दोस्तों ये आप सभी के सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। देखिए आपके एग्जाम में या तो जीके जीएस के प्रश्न आते हैं या तो साइंस के प्रश्न आते हैं। इसके अलावा क्या आएगा, करंट अफेयर आता, तो करंट अफेयर भी तो सुबह 5 बजे दिया जाता है आप सभी को। इसके अलावा अगर साइंस के प्रश्नों में आप अपने आप को तेज करना चाहते हैं तो आपके लिए सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और साइंस आजकल खूब पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, तो दोस्तों तैयारी है। जिन लोगों ने पीछे का पार्ट नहीं पढ़ा, कुल 18 पार्ट दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो यार फायदा आपका है, मुझे बार बार क्यों बोलना पड़ता। आज और आज डिस्कस करते हैं। और आज मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन कहां से ला रहा हूं। जैसे जब मैं बोलता हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, आज से मानेंगे। अच्छा एक बात और मानिएगा हमारी, अगर अभी तक आपने स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो पहले जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और तब आकर स्टडी 91 पे पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन पर हर एक वीडियो आपको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में मिल जाएगा, जहां से आपकी तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। और यहां पर दोस्तों मैंने एक चीज और भी इंक्लूड कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा। तो ये प्रश्न पूछा गया था आईएएस प्री की परीक्षा में 2001 में। आप जाके प्रश्न चेक करिएगा। मैं आपसे बार बार बोलता था कि सभी प्रश्न या तो यूपीएससी में पूछे गए या तो पीएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप नहीं मानते थे, अब आप मानोगे। ठीक है, चलो देखो, कह रहा कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये सभी है। और एंजाइम, और आपको मैच कराना कि कौन से क्या होता है। ठीक है, तो टाइलिन की बात कर रहा है। ठीक है, तो टाइलिन क्या करता है दोस्तों, सबसे आसान है। देखिए पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को पचाने में कौन से एंजाइम का योगदान होता है, तो पेप्सिन का। टाइलिन जो होता है ये हमारे लार में पाया जाता है और ये स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, रेनिन दोस्तों क्या करता है, तो रेनिन तो वैसे दूध का पाचन करता है, लेकिन उसके अलावा जो दे रहा है रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। तो ये भी आप कर सकते हो। देखिए वैसे आप इसको याद रखेगा, ज्यादातर जो रेनिन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये दूध के पाचन में। ठीक है, दूध को पचाने में रेनिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऑक्सीटोसिन, ये बच गया 4 नंबर, वसाओं को जल अपघटित करता है। नहीं यार, वसा से कोई संबंध ऑक्सीटोसिन का नहीं है। वसा से कोई संबंध, फैट से संबंध टाइलिन का भी नहीं है, पेप्सिन का भी नहीं है, रेनिन का भी नहीं है। मतलब यहां पर एक 5वां ऑप्शन होना चाहिए। देखिए यहां पर 5 दे रहा है, यहां पर एक 5वां ऑप्शन होना चाहिए। और ऑक्सीटोसिन दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका एंजाइम में नौकर, ये हार्मोन वाले में आ जाता है ना ऑक्सीटोसिन। वैसे यहां तो ऑप्शन नहीं दे रहा है, बट यहां पर एक ऑप्शन कर सकते हो कि ऑक्सीटोसिन ये महिलाओं में पाया जाता है, ये दूध में वृद्धि करता है। ठीक है, तो दूध से संबंधित इसको कर सकते हैं। या फिर आजकल फलों में दोस्तों ऑक्सीटोसिन की सुई दी जा रही है। गांव में लौकी होता है दोस्तों, इतना बड़ा लौकी है, रात में सुई लगा दिया गया, सुबह उठेंगे तो लौकी की साइज इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, होता है ऐसा, वहां भी ऑक्सीटोसिन की सुई दी जाती है। या कभी जब गाय और भैंस के थन में दूध नहीं उतरता है तो वहां भी ऑक्सीटोसिन की सुई दी जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन तो वहां से संबंधित होगा। फिलहाल चलो एक बार मैच कराते हैं, ए का 2 बी का 3। ए का 2 बी का 3 मतलब क्या ऑप्शन हो सकता है, या तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अच्छा, सी का 1 कर दे रहा, तो सी का 1 करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी मैच कराइए, कोई जरूरी नहीं कि आपको चारों के चारों समझ में आए। अब यहां से समझ में आ गया कि 5वां ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे दे लेते हैं। कह रहा है कि टाइलिन ये स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन ये प्रोटीन को पचाता है, रेनिन दोस्तों ये ब्लड में एंजियोटेंसिनोजेन को चेंज करता है एंजियोटेंसिन में। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन देखिए दे रहा है, यह मृषण पेशिकाओं के सिकुड़न को प्रेरित करता है। तो ये कार्य भी इसका है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपके आईएएस प्री की परीक्षा में पूछा गया था। ये देखिए, ये एआरओ जो परीक्षा होता है, एआरओ प्री की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 2017 में आया हुआ था। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो एसिड में विघटित कर देता है, तोड़ देता है। प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन तोड़ता है, बताइए। प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन तोड़ता है, पेप्सिन, लैक्टेज, यूरिएस या फिर जाइबेज, कौन तोड़ता है। तो याद रखिए, प से प्रोटीन याद रखेगा, परीक्षा में अगर भूल भी गया ना तो भी आपको याद आ जाएगा, प से प्रोटीन और प से पेप्सिन। तो प्रोटीन का संबंध सीधे सीधे किससे है, पेप्सिन से है। गलती से अगर भूल भी जाए ना तो याद रखेगा। ठीक है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लैक्टोज वगैरह का नाम सुनते हैं हम लोग, लैक्टिक एसिड का जमाव पढ़ते हैं कि लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से व्यक्ति को बड़ा थकान महसूस होता है। यहां पर मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है तो दर्द महसूस होता है। ठीक है, या लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया का नाम पढ़ते हैं जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फिलहाल पेप्सिन हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन को पचाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, पेप्सिन होता है। लिख रहा है
का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। कहां पर होता है प्रोटीन का पाचन? अच्छा, कई बार आप पढ़ते होंगे कि खाने का पाचन कहां से शुरू होता है? मुख से। लेकिन मुख में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का होता है, फैट का होता है यानी वसा का, या फिर कार्बोहाइड्रेट का? तो याद रखें दोस्तों, हमारे मुख से जो पाचन शुरू होता है ना, वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। याद रखेगा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि प्रोटीन भी यहीं पच जाती। नहीं, प्रोटीन का पाचन कहां होता है? प्रोटीन का पाचन याद रखिए ये अमाशय में होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। पेप्सिन नामक एंजाइम ये प्रोटीनों को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है और उसके बाद वो अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। इस प्रकार प्रोटीनों का पाचन हो जाता है। और ये जो प्रोटीन होता है ना, ये जो एंजाइम होते हैं ना दोस्तों, ये ऑलरेडी क्या होते हैं? ये एंजाइम भी एक तरह के विशेष तरह के क्या होते हैं? प्रोटीन के पार्ट ही होते हैं। ये खुद भी एक प्रोटीन होते हैं, प्रोटीनों को पचाते भी हैं और खुद भी एक प्रोटीन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न देखिए, आईएएस प्री की परीक्षा में पूछा गया 2003 में, यह प्रश्न पूछा गया था 2003 में। होगा कि लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, मैं अभी तक नहीं दे रहा था तो आपको लग रहा था कि सर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैं हमेशा से अच्छे अच्छे प्रश्न कलेक्ट करके लाता हूं। ठीक है, करा कि सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। अच्छा, वसी अम्लों की मौजूदगी के अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश से एंटेरोग्रेस्ट्रान उत्पन्न होता है। आपको बताना है कौन सा कथन यहां पर सही है। ठीक है, अब आपको लग गया, क्वेश्चन पढ़ के लग गया होगा, हाँ सर मान गया मैं, ये आईएएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्यों सर? पढ़ने पे समझ में नहीं आ रहा है, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए समझ लो ये यूपीएससी के क्वेश्चन है। ऐसा ही होता है क्या? हाँ, चलो ये मेंटेलिटी है, ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ ध्यान दीजिएगा। करा HCl जो होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है दोस्तों, ये अमाशय के पास में होता है। तो ग्रहणी से जब खाना आगे बढ़ता है तो वहीं पर सेक्रेटिन उत्पन्न होता है और वहीं से जो है खाना आगे की तरफ बढ़ता है और अमाशय में जाके इसका पाचन हो पाता है। तो पहली वाली लाइन सही है। जो है यानी अगर आप फैट लेते हैं, फैट वाला कोई आइटम लेते हैं, ये जो वसी अम्ल दे रहा है इसको इंग्लिश में फैटी एसिड बोलते हैं। करा फैटी एसिड की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत जो होता है, ठीक है, ये भी अमाशय बोल रहा है। छोटी आंत क्षुद्रांत बोले तो, बृहदांत बोले तो बड़ी आंत। क्षुद्रांत, क्षुद्र माने छोटा, आंत माने आंत, छोटी आंत। इसी तरह आप पढ़ेंगे बृहदांत, उसका मतलब बड़ी आंत। ठीक है, तो कह रहा है कि छोटी आंत में एंटेरोग्रेस्ट्रान होता है, वो फैटी एसिड को पचाने में जो है योगदान देता है। तो यहां दिए गए दोस्तों दोनों कथन यहां पर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा में पूछा गया है, सन 2017 में प्रश्न पूछा गया था। जरा देखिए क्या प्रश्न कर रहा है। पित्ताशय में उपस्थित बताइए पित्ताशय क्या होता है, पहले ये बताइए, तब ना आप समझेंगे, मैं समझ पाऊंगा कि हाँ पित्ताशय मतलब आप समझ रहे हैं। पित्ताशय को इंग्लिश में गाल ब्लैडर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर। ठीक है, तो पित्ताशय जो होता है दोस्तों, ये पित्त की थैली बोलते हैं, या आप कह सकते हैं पित्ताशय में पित्त स्टोर रहता है। क्या होता है? बनता नहीं है, ये पित्त केवल स्टोर रहता है, यहीं जा करके भरा होता है। ठीक है, ये बनता है लीवर में। पित्त कहां बनता है? पित्त का निर्माण होता है लीवर में। परीक्षा में प्रश्न आता है, लोग गलत करते हैं। ठीक है, तो पित्त बनता लीवर में और पित्ताशय में आके स्टोर होता है। लिख रहा है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर। मान लीजिए पित्ताशय में क्या आ गया? पत्थर आ गया, तो निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित कर देगा? पत्थर माने क्या होता है? पत्थर आ गया, पत्थर क्या कहीं से जन्म ले लेगा पत्थर? हाँ, जन्म ले लेता है। ये जो पत्थर होता है कोई सामान्य पत्थर होता है, ठीक है, ये छोटे छोटे बालू के कणों से मिलकर बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट। हम लोग बोलते हैं व्यक्ति को पथरी हो गया। क्या हो गया? पथरी। और ये पथरी क्या होता है? ये पथरी होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। तो याद रखेगा दोस्तों, कह रहा है कि अगर पित्ताशय में पथरी हो गया है तो किसके पाचन को प्रभावित करेगा? याद रखिए, शरीर में कहीं भी पथरी हो गया है, ठीक है, तो किसके पाचन को प्रभावित करेगा? लीवर फंक्शन ठीक से काम नहीं करेगा। और लीवर फंक्शन अगर काम नहीं करता तो याद रखिए फैट नहीं पचता है। क्यों? क्योंकि फैट यहीं जाकर पचते हैं। सारे फैट को पचाने का काम फैटी एसिड होता है ना, वो याद रखिए। पेक्टिन तो क्या करता है? ये प्रोटीन का तो पाचन कर देता है और बाकी का हम कूच के पचा देते हैं, लेकिन फैटी एसिड नहीं पच पाता। फैटी एसिड जब जाता है और जब पित्त उसमें मिलता है तो पित्त उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ता है, तब जाकर उसका पाचन होता है। तो याद रखिए 2-3 रोग ऐसे हैं जो आपको ध्यान देना दोस्तों, 2-3 रोग ऐसे हैं जिसमें इस तरह के होती हैं। तो चलिए मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 2-3 रोगों में से कौन कौन से रोग हैं दोस्तों? आपने एक नाम सुना होगा रोग का, पीलिया। कौन सा सुना होगा? पीलिया। पीलिया में क्या होता है? शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और ये बिलिरुबिन आकर के हमारे ब्लड में मिल जाता है, जिसकी वजह से पूरा शरीर हमें पीला पीला दिखाई पड़ता
नहीं लगता है। जब पीलिया होता है तो पीलिया सबसे ज्यादा प्रभावित करता है लीवर को। किसको प्रभावित करता है? लीवर को, ठीक है, लीवर को। और अगर लीवर प्रभावित हो गया मतलब लीवर क्या करेगा? अब वो फैटी एसिड नहीं पचने देगा, ठीक है, फैटी एसिड यानी फैटी आइटम कोई भी खाएंगे नहीं पचेगा। तेल वेल अगर ले लिया तो आप क्या हो जाएंगे? आप खुद भी डैमेज हो जाएंगे या चल बसेंगे। तो इसको याद रखिएगा। उसी तरह से ये भी एक कंडीशन है, तो यहां हो जाएगा फैटी एसिड आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, करा पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडार करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयव के संघनन से बना हुआ रविकृत जमाव ही पित्त की पथरी कही जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यह प्रश्न देखिए यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था 2004 में। 2004 में यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है और टॉपिक एक है, ठीक है, लिख रहा है शरीर में उपस्थित ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर के भंडारित रहता है। दोस्तों हम लोग जितना ग्लूकोज लेते हैं ना, ये ग्लूकोज एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट होते हैं और हमें त्वरित ऊर्जा देते हैं। ये ग्लूकोज का प्रयोग क्यों किया जाता है बताइए? ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है त्वरित ऊर्जा के लिए। किसके लिए? त्वरित ऊर्जा के लिए। दोस्तों जब कभी आप दौड़ भाग कर आते हो, ठीक है, और आपको बड़ा हरासमेंट फील होता, बड़ा कमजोरी फील होता, तो आप तुरंत आते हो, एक ग्लूकॉन-डी बनाया, खटाक से लिया और आपको मजा आ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। तो ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भंडारित कौन करता है? तो ये सब करने का काम कौन करता है? यकृत करता है, ठीक है। हमारा जो लीवर है ना, ये लीवर का वर्क होता है, ठीक है। तो लीवर याद रखेगा, लीवर में जाकर के यह ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है और जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो यही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज के रूप में बदल करके शरीर को एनर्जी भी दे देता है, ठीक है। अरे ये शरीर का इन्वर्टर है, समझ लो, ठीक है। ज्यादा विद्युत मिल गया तो स्टोर हो गया और जब विद्युत वापस आपको रिटर्न मिल गया। बस वैसा ही है, पहले ग्लूकोज ग्लाइकोजन बन गया और बाद में जब जरूरत पड़ा तो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज बन करके शरीर को ऊर्जा प्रदान कर देता है, ठीक है। याद रखेगा। नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए और यह प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में 2017 में, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, मतलब नहीं पचा पाता। अच्छा, ऐसा भी चीज होता है क्या जो मानव शरीर पचा नहीं सकता है? बताइए, सेलुलोज का पाचन होगा क्या? दूसरा लिख रहा है मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डाइजेस्ट विद्यमान रहता है। नीचे दिए गए सही कूट का प्रयोग करके बताइए कि सही उत्तर क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक जमाने में जब आदिमानव का जमाना था तो लोग कच्चे मांस को भी खा जाते थे, ठीक है। लोग पेड़ पौधे की पत्तियां खा जाते थे, उसके डंठल खा जाते थे, मतलब कुछ भी खा जाते थे, क्योंकि उस जमाने में लोगों को कुछ पता नहीं होता था। तो उस जमाने में और आज के मानव में एक अंतर भी है। क्या अंतर है दोस्तों? उस जमाने में जो मानव हुआ करता था, कहा जाता था वो बंदर जो होते थे उनका बंदर उनके पूर्वज थे, ठीक है, यानी कपि उनके पूर्वज थे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बंदर के पास आज भी पूंछ होती, उस जमाने के में मानव के पास पूंछ हुआ करती थी। और मानव के पास पूंछ होती थी तो उसी पूंछ में कुछ ऐसी खासियत होती थी जो इस सेलुलोज का पाचन करता था। धीरे धीरे क्या हुआ? आपकी पूंछ बची है? नहीं बची है तो सेलुलोज का पाचन नहीं होगा। आज पूंछ चली गई, उधर सेलुलोज का पाचन बंद हो गया, ठीक है। तो याद रखेगा, सेलुलोज का पाचन अब हमारा शरीर नहीं करता था, लेकिन बहुत पहले होता था। कब? जब ये पूंछ हुआ करता था। आज पूंछ माना जाता, मानव शरीर में पूंछ होता है, साइंस मानता है, लेकिन यह अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है। किसमें? अवशेषी अंग, मतलब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे दांत का जो चौबर होता है, जो आखिरी वाले दांत होते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, अपने आप नहीं होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसी प्रकार से भी अवशेषी अंग के रूप में। तो जो दोस्तों यहां पर ये बोल रहा है तो सही है, लेकिन सेलुलोज के बाद जो अगली बात बोल रहा है स्टार्च अपघटन में, करा स्टार्च का अपघटन, अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा स्टार्च का अपघटन, तो स्टार्च के अपघटन में एंजाइम का काम रहता है, डाइजेस्ट करता है एंजाइम, ये तो सही है, सही है ना। अरे टाइलिन, मेरे भाई क्या करते हैं आप लोग, क्यों नहीं समझ में आता यार। अरे अभी पीछे पढ़े हो आपके टाइलिन के बारे में। ये टाइलिन करता क्या है? ये टाइलिन हमारे लार में पाया जाता है और ये स्टार्च का ही तो पाचन करता है। तो टाइलिन भी तो एक तरह का एंजाइम है, तो एंजाइम जो स्टार्च का पाचन करेगा। मुद्दा इस बात का है कि क्वेश्चन बात कर रहा है और उत्तर बता रहा है स्टार्च का, तो स्टार्च का कोई संबंध सेलुलोज से थोड़े, यानी कथन दोनों सही है, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो यहां पे राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आया ना। अब दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो स्टडी 91 आपके लिए ऐसी ऐसी चीजें लाने वाला है ना, गदगद हो जाएगा आपका मन, तबीयत खुश हो जाएगी। क्योंकि जीके जीएस की प्रैक्टिस सेशन जो लोग देख रहे होंगे, साइंस का जो सेशन देख रहे होंगे, उनकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी हो रही होगी, ठीक है। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगेश सर, ठीक है। दोपहर में 12 बजे योगेश सर आ रहे हैं, सोशल इशू, करंट इशू पर क्लासेस चल रही हैं, आके उस क्लास को देखिए। अगर मन न खुश हो गया तो बताइएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और जितने भी सोशल इशू हैं सब आसान भाषा में और मेंस आंसर राइटिंग के लिए
क्लास भी चलने वाली है जिसमें योगेश सर अपना योगदान देने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखें, लगातार 2-3 वर्षों से वो लगातार यूपीएससी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी पकड़ कहां तक मजबूत होगी और विषय पर उनकी रुचि और समझाने का तरीका ये एकदम अलग है, लीक से हटकर है। तो दोस्तों इतने दिनों में जितने लोगों की भी टीम हमारे पास बनी है ना, ये सभी लोग एक से बढ़कर एक है और फुल एनर्जेटिक लोग हैं, ठीक है। बुड्ढों वाली क्लास नहीं है, ठीक है, ये नौजवानों की क्लास है और नौजवान ही यहां क्लास लेते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कर मानव शरीर में क्षुद्रांत, देखिए शब्द आ गया ना, तो क्षुद्रांत और बृहदांत से डरिएगा मत। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, बृहदांत मतलब बड़ी आंत। लेकिन अब मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई में कौन सा सही ह्रासमान क्रम है, ठीक है। ह्रासमान क्रम बताना है, ठीक है, यानी घटता हुआ क्रम बताना है, ठीक है। अब आपको बताना दोस्तों, पहले देखिए क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत से कहानी शुरू करेगा। ये आईएएस प्री का क्वेश्चन है 2007 का, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें शरीर में जब भोजन ऊपर से जाता है तो सबसे पहले आता है ग्रहणी, ठीक है, ग्रहणी आता है। ग्रहणी के बाद क्या आता है, मध्यांत्र आता है। क्या आता है, मध्यांत्र। क्या आता है, शेषांत्र आता है, ठीक है। तो ये साइज भी इनका इसी तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ह्रासमान कम दिया है तो यहां पर उल्टा कर लीजिएगा, पहले शेषांत्र, फिर उसके बाद मध्यांत्र, उसके बाद ग्रहणी। तो एक बार मिला दीजिए, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बनना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार यहां देख लेता हूं मैं कि सही बता रहा हूं कि गलत, ठीक है, नहीं सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, बड़ा सिंपल है। लिख रहा मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत या छोटी आंत या आहार नाल का एक भाग होती है जो कि अमाशय और बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण भी किया जाता है। करा कि यह ग्रहणी मध्यांत्र तथा शेषांत्र में विभेदित होता है, जिनकी क्रमशः लंबाई मध्यांत्र की 25 सेंटीमीटर और इनकी 2.5 मीटर तक होती है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। और ये जो छोटी आंत होती है यह एक कुंडलित नलिका के रूप में होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। आगे दिख रहा है दोस्तों, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, ठीक है। ये भी आईएएस प्री 2007 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। मानव शरीर में जो पूंछ होता है, अभी हम लोग पूंछ की चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो पूंछ की चर्चा से संबंधित पूछ रहा है, लिख रहा बृहदांत, क्षुद्रांत, पित्ताशय या में से भाई किसका हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों आज तो अगर बात करेंगे तो ये जो पूंछ होता है यह अवशेषी अंग है, यह है अवशेषी अंग, लेकिन यह किस अंग के साथ जुड़ा होता है, तो यह जुड़ा होता है बृहदांत के साथ, ठीक है। इसी के साथ कोलन वाला भी पार्ट जुड़ा होता है। अरे मलाशय का नाम सुना है, जहां मल एकत्रित होता है। मूत्राशय का नाम सुना है, बस वही वाले पार्ट से आगे बढ़ेंगे तो बृहदांत भी आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा चीजें आपको जानना है। देखिए दे रहा है, अच्छा सेलुलोज के पाचन में बड़ा योगदान था, पढ़ते हैं। मानव शरीर में स्थित पुच्छ या कृमि रुसेसिका, यह पूंछ का दूसरा नाम है, शुद्ध हिंदी नाम है। यह एक अवशेषी अंग है जो छोटी और बड़ी आंत के जोड़ के पास स्थित होता है। इसका आकार छोटी कृमि की तरह होता है, यानी जैसे कृमि जानते हैं ना, ऐसे कीड़े टाइप का ऐसा होता है, जो बड़ी आंत से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था, जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। अब इस चीज का उपयोग जो है समाप्त हो गया, तो इस तरह से यह केवल अवशेषी अंग के रूप में हमारे पास। कौन से परिवर्तन एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है आपको बताना है। याद रखिएगा आईएएस प्री में पूछा गया प्रश्न है, 1999 का प्रश्न है, लेकिन है बड़ा अच्छा प्रश्न, ठीक है। अच्छा ये प्रश्न बार बार रिपीट भी होते रहते हैं, ये बार बार रिपीटेड वाले प्रश्न भी हैं। तो मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप देखो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर है दमदार टॉपिक, ठीक है। और आज का जो मैं टॉपिक चूज किया हूं ना, ये आपका स्पेशली बायोलॉजी का ही टॉपिक है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये पाचन से संबंधित तथ्य है, आप कह लो कि एंजाइम और हार्मोन से संबंधित ये टॉपिक है, ठीक है। तो कह रहा है एंजाइम कौन सा है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा, ये तो एंजाइम है, इसमें उत्प्रेरक का सवाल ही नहीं बनता है। प्रोटीन को पेप्टाइड, प्रोटीन को एमिनो एसिड, स्टार्च को ग्लूकोज। तो यहां पे दोस्तों याद रखेगा, जब प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, तो वहां पर एंजाइम क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। एमिनो एसिड याद रखेगा, अम्ल नहीं बोल पाता हूं मैं, ठीक है, टंग में यही है एमिनो एसिड। तो याद रखेगा जब प्रोटीन क्या करता है, एमिनो एसिड में टूटता है, तब उसे ओवरऑल क्या बोलते हैं, वहां पर उत्प्रेरक का नाम दिया जाता है। देखिए दे रहा है कि इसमें इसका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का नाम आपने सुना होगा, जिसका श्रावण कहां से होता है, अग्न्याशय से। अग्न्याशय को इंग्लिश में पैंक्रियाज कहा जाता है, ठीक है। और यह एक अंत और बृहस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि गिनी जाती है अग्न्याशय को, और इसकी खासियत है अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी आता है, ठीक है। ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम का स्राव यह अग्न्याशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है और एक उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है। ज्ञातव्य है कि अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित क्यों है, क्योंकि यह अंतः और
कार्य करता है, इसलिए इसको मिश्रित कहा गया, जिसे हार्मोन तथा अच्छा इसमें अंत और बाय में एक बात और याद रखेगा, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावण करती है उसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। एक लाइन में बताऊं तो इसको याद रखेगा। और पाचक रस यहां क्षारी होते हैं जिन्हें अग्न्याशयी रस भी कहा जाता है, पैंक्रियाटिक जूस कहा जाता है। जिन लोगों ने बायोलॉजी का वीडियो नहीं देखा जाके देख लीजिए, पूरी साइंस आपको निःशुल्क पढ़ाई गई है, जाके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? और यह भी राजस्थान परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में कौन बनाता है? लिख रहा है कि इन्वर्टेज, इमाइलेज या डिहाइड्रोजिनेज या फिर एंडिहाइड्रेट। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर स्टार्च की बात हो रहा है, उसको ग्लूकोज में चेंज करता है एमाइलेज। नहीं होता है, वैसे जो मैं पढ़ा हूं वो होता है एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज। ठीक है, तो इसको याद रखें दोस्तों, एमाइलेज उसी शब्द का एक दूसरा नाम दे रहा है ईमाइलेज। ठीक है, तो ये अपना अपना इंग्लिश टंग है। ठीक है, मेरा टंग में आता है एमाइलेज। ठीक है, यहां पर ईमाइलेज है, तो फिलहाल तो आप सही उत्तर करिएगा ऑप्शन नंबर 2। यह स्टार्च को जल अपघटन करके क्या करता है? ग्लूकोज में चेंज करता है। और स्पेशली अगर बात कर दे तो एमाइलेज होता क्या? यह एक एंजाइम का रूप होता है, ठीक है, जो कि लार ग्रंथियों से इसका स्रावण होता है और अग्न्याशय के द्वारा जो है इसका श्रावण किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा, जो कि भोजन में स्टार्च यानी मंड के जल को अपघटन कर वहां से ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए आईएएस प्री 2007 का एक फिर से प्रश्न यहां पर पूछा गया। मानव तंत्र में दिख रहा है कि नहीं आपको वीडियो? ठीक है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? जो पाचक एंजाइम नहीं है उसका नाम बताना है। ट्रिप्सिन, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ट्रिप्सिन के बारे में, ये तो पाचक एंजाइम है। ठीक है, ये क्या करता है? स्टार्च से जल का पाचन करता है। और गैस्ट्रीन नहीं होता दोस्तों, गैस्ट्रीन एक तरह का हार्मोन होता है। ठीक है, यह एंजाइम नहीं होता, यह हार्मोन है। टाइलिन दोस्तों, ये तो टाइलिन कहां पर? ये तो लार ग्रंथि हमारे मुख में टाइलिन बन जाता है और स्टार्च का पाचन करता है। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहां पर ये वाला भी आपका एंजाइम है, ये भी एंजाइम, ये भी एंजाइम है। गैस्ट्रीन जो दोस्तों है ये हार्मोन है, ये एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। देखिए लिख रहा है कि ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये पाचक एंजाइम होते हैं जो क्रमशः, ट्रिप्सिन जो होता है दोस्तों अग्नाशय से निकलता है, टाइलिन लार ग्रंथियों से आता है और पेप्सिन जो है अमाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। ट्रिप्सिन का काम होता है, ट्रिप्सिन को एक पेप्टाइडेज कहा जाता है और ये पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है, जबकि टाइलिन जो होता है ये लार में पाया जाता है और ये स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जो होता है दोस्तों, गैस्ट्रिक एसिड, ये अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक एसिड का श्रावण किया जाता है। अरे जो गैस बनता है, ठीक है, और गैस्ट्रिक एसिड आपने नाम सुना होगा, ये अमाशय से निकलता है। लिपिड्स का पाचन, देखिए कहीं पर अगर वर्ड्स आ जाए लिपिड्स, ठीक है, प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस 2016 में। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस आप पलट के देखो, पेज पलट के देखो, समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है 2016 का, लिपिड्स पूछा था। क्या पूछा था? लिपिड्स। याद रखिए, जब कहीं लिपिड्स आ जाए ना, ये खाली परेशान करने के लिए आया है। वही जो आप पढ़ते हो दोस्तों फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड वही क्या है? वसी अम्ल, वही लिपिड्स है। अगर यहां वसी अम्ल लिख लेता तो आप सब बता देते। ठीक है, कैसे बता देते यार? पेप्सिन तो प्रोटीन के पाचन से संबंधित है, हाँ, ठीक है, और बाकी लाइपेज कहां पर? लाइपेज जो है ये लिपिड से संबंधित है, यानी फैटी एसिड से। और जो पित्त अम्ल है ये भी, क्योंकि पित्त अम्ल क्या करता है? ये फैट को तोड़ने का काम करता है, यही ना, वही तो पित्ताशय में था जो हम लोग पीछे पढ़े थे। तो यहां पर 1-2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब सामान्य सा प्रश्न है, लिपिड्स वर्ड लिख दिया, आधे लोग परेशान, उत्तर गलत। तो आपको उत्तर गलत नहीं करना है। देखिए आप स्टडी 91 के साथ रहेंगे ना, तो वाकई आपको लगेगा आपके अंदर बड़ा सुधार हो रहा है। ठीक है, हम लोग यार ऐसा नहीं नाम का क्लास नहीं लेते कि एक साथ 40-50 वीडियो अपलोड कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो भी करो दमदार करो, लगना चाहिए बच्चों को कि नहीं यार हमें कुछ मिल रहा है, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। आप बता दो इससे बेहतर काम मिलेगा? आपने बहुत सारी कोचिंग देखा होगा, कोचिंग में खूब पढ़ाया जाता है, खूब पढ़ाया जाता है, और फायदा नहीं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, सच बताऊं, पढ़ने का कोई फायदा नहीं। पूरी बायोलॉजी पढ़ डालो, पूरी किताब पढ़ डालो, आपको यही नहीं समझ में आएगा, ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। सच बता रहा हूं, नहीं कर पाओगे। तो ये होता है प्रैक्टिस का फायदा। मैं तो बार बार कर रहा हूं, आइए आप प्रैक्टिस सेशन से जुड़िए ना, आपको मजा आ जाए तो बताइएगा। ठीक है, और लगातार जुड़े रहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का काम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? ये उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट मेंस में पूछा गया प्रश्न है। 2013 में प्रश्न पूछा गया था कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। एंजाइम क्या होता है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया, चिल्ला चिल्ला के लगातार बता रहा हूं कि एंजाइम क्या होता है। यह खुद भी एक क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या है? यह एक प्रोटीन है। तो याद रखिएगा, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनी पदार्थों या फिर एमिनो एसिड के संश्लेषण के द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है, उसी तरह से चीजों को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम बने होते हैं।
हैं और हर एंजाइम जो है अपने अलग अलग चीज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, जैसे हर चाबी का अपना ताला होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा में 2010 में पूछा गया प्रश्न है, एंजाइम क्या होता है? लिख रहे एंजाइम विटामिन है, बैक्टीरिया है, बायो उत्प्रेरक है, वायरस है। जिन लोगों ने रखा था कि एंजाइम प्रोटीन है, उनका बुद्धि हरियर हो गया, ठीक है, बोले पता नहीं क्या पूछ दिया परीक्षा में, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या है? यह एक होता है, क्या होता है? बायो उत्प्रेरक। तो वर्ड याद रखेगा, ठीक है, और इसी तरह से परेशान करेगा परीक्षाओं में, ठीक है। यह बायो उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो क्यों बायो उत्प्रेरक? क्योंकि ये शरीर में कार्य करने की गति को बढ़ा देता। अगर ये नहीं होता तो प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, तो प्रोटीन का पाचन तेज होने लगेगा, ठीक है। कथन दे रहा है, मानव शरीर में यकृत यानी जो लीवर होता है, ये फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीछे अभी बिलुब्रीन की कहानी बताया कि यार शरीर में पीलिया नामक रोग होता है, शरीर में क्या होता है? बिलुब्रीन की मात्रा बढ़ जाती है, वो ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड क्या होता है? पीला होने लगता है, शरीर पीला दिखने लगता है। जब कभी बिलुब्रीन बढ़ जाए, समझ जाओ क्या नहीं हो पाएगा, अब आप फैट पचा नहीं पाओगे, क्योंकि आपका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। जब किसी को पीलिया होता है ना, तो डॉक्टर दवा देते हैं Li52। क्या देते हैं? Li52। ये दवा बड़ा फायदेमंद होता है, ठीक है, तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन इससे भी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, ठीक है। फिलहाल डॉक्टर से पूछ के लीजिए, मुझसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण दे रहा है कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम का उत्पन्न करता है। तो सही है, ये लीवर का वर्क है दोस्तों। तो यहां पर दिए गए दोस्तों दोनों कथन क्या है, वो अपने आप क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और स्पष्टीकरण भी क्या है? एक मिनट। यहां पे दे रहा है कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइमों को उत्पन्न करता है। तो दोस्तों पाचन एंजाइम का उत्पन्न करता है नहीं, यहां पे गलत होगा दोस्तों। पाचन एंजाइम कभी जो लीवर होता हो नहीं यार, ये एंजाइम आता कहां से? ये आता है अमाशय से बनता है, एंजाइम बनता है वहां पे बनता है, यहां लीवर में नहीं बनता है। लीवर में क्या होता है? लीवर में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? पित्त रस बनता है लीवर में, ठीक है, वो उत्पन्न करता है। पित्त रस का उत्पादन कौन करता है? लीवर करता है। और पित्त रस कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, पित्त रस एंजाइम नहीं होता, ये अलग जूस का पार्ट होता है, ठीक है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो ये जो लाइन दे रहा था कि ये एंजाइम उत्पन्न करता है, ये उत्पन्न वर्ड लिख करके गलत कर दिया, ठीक है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा और पहला वाला सही है। तो व्याख्या का कोई मतलब नहीं है। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करता है? ये राजस्थान की प्री परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 2012 में प्रश्न आया था, ध्यान दीजिएगा। लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक होता है? अब लार में क्या होता है? मान लीजिए आप टाइलिन की बात कर रहे हैं, अभी आप कितने बार पीछे पड़े हैं कि टाइलिन क्या करता है? टाइलिन जो होता है ये स्टार्च का पाचन करता है। किसका करता है? स्टार्च का पाचन करता है। तो सीधे उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटीन नहीं, सीधे क्या हो जाएगा? स्टार्च उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्च। समझ में आ रहा है? तो लार किसका पाचन करता है? अब देखते हैं लार में और भी चीजें होती है, जैसे टाइलिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, अलग अलग चीजें होती है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो स्टार्च का पाचन ही ये लार करता है, ठीक है। और लार में होता क्या है? जब खाना खाते हो तो खाने की लुगदी बनाना और उसको जो है अंदर भेजना, ये सारा काम जो है यहां से होता है। यहां पर लाइपेज नाम के एंजाइम भी होते हैं, ठीक है, एमाइलेज भी यहीं पर होता है। मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? एमपी पीसीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, अभी पिछले साल पूछा गया था 2019 में। जल्दी से बताइए, सोच समझ के बताइएगा, सोच समझ के उत्तर बताइए। लिख रहा है मनुष्य की मुख गुहा में, मुख में किसका पाचन होता है? मैंने पहले बताया कि मुख में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, फैट और प्रोटीन का पाचन नहीं होता। इसका पाचन और जब आगे बढ़ता है भोजन अमाशय से आगे बढ़ता है, तब अमाशय में होता है कुछ का और कुछ का अमाशय के बाद होता है, ठीक है, छोटी आंत में होता है। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। मुख में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। आगे देखिए, उत्तराखंड के यूडीए एलडीए परीक्षा में, ठीक है, प्री परीक्षा में पूछा गया प्रश्न 2003 में, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? सबसे मजबूत, सबसे कठोर हिस्सा हमारे पूरे शरीर में कौन सा है? सबसे कठोर माना जाता है दांत को। क्या इसको माना जाता है? दांत को। दांत में होता है इनेमल। क्या होता है? इनेमल होता है, ठीक है, इनेमल, ठीक है, इनेमल या डेंटाइन का नाम सुना होगा, ठीक है। इनेमल याद रखिए, ये दांत का सबसे कठोर हिस्सा होता है, ठीक है। डेंटिन याद रखेगा, ठीक है, वैसे दंतवल के यहां पे हो जाएगा, या डेंटिन भी कर सकते हैं, डेंटिन, दंतवल करिए, ठीक है। सबसे दृढ़ हिस्सा क्या होता है? दंतवल को होता है। यह दांत के शिखर पर अत्यंत कठोर और सफेद सा चमकीला वाला हिस्सा होता है, जिसे इनेमल कहा जाता है। इनेमल वर्ड आपका राइट है, ठीक है। और यह कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। कैल्शियम फास्फेट, अरे हमारी हड्डी भी जो होती है भी कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम और फास्फेट से संबंधित फास्फोरस को कर लीजिए, ठीक है, तो इसको याद रखेगा।
बहुत मजबूत होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं बताइए। ये 39वीं बीपीएससी प्री परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, बहुत पुराना क्वेश्चन, अब तो 65वीं 66वीं चल रही है, ठीक है। बीपीएससी की परीक्षा बहुत पुराना प्रश्न है, लेकिन बताइए कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं। हमारे मुख में कितने 32 दांत होते हैं, 32 में से कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं, ठीक है बताइए। तो 2 बार क्या कह रहा है ना, तो 2 के आगे 0 लगा लो, 20 दांत ऐसे होते हैं दोस्तों जो 2 बार आते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं दूध वाला दांत है, ठीक है। दूध वाला दांत जब टूटता है तो फिर आपका ओरिजिनल दांत आ जाता है, अक्ल वाला दांत आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 20 दांत ऐसे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, ये यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न 2004 में। कर दांतों के ऊपर जो जमी हुई परत रहती है, दांत के ऊपर जमा होता है ना, जो लोग अच्छे से ब्रश नहीं करते वो देखते होंगे दांत के ऊपर कुछ जमा रहता है, वो परत किस चीज का होता है दोस्तों। जब कुछ खाते पीते हैं आप, कोई भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो आपके दांतों में चिपक जाते हैं। तो क्या हो सकता है, यहां पर जो कण होते हैं वो दांतों में चिपक जाते हैं, ठीक है, यानी कण कह सकते हो, कण 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 तो हर जगह पे है। इसके अलावा दोस्तों जो आपके मुख में थूक होता है, ये थूक क्या करते हैं, ये कण को चिपकाने में गोंद का काम कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एसिड वगैरह होता है वो हो जाता है, जो बैक्टीरिया हो जाता है वो होता है, ये सब हो जाएगा। ये सबसे बड़ा वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो होते हैं ये उस दांतों के परत में, ब्रश तो किया नहीं इसलिए बैक्टीरिया भी यहाँ पर, और कुछ नहीं करोगे तो पायरिया भी हो जाएगा। पायरिया में क्या होता है, मुख में कीड़े पड़ जाते हैं, तो याद रखेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका पीएच मान कितना होता है, लार में 7 से कम होता है इसीलिए उसको अम्लीय कहा जाता है, 7 से ज्यादा होता तो उसे क्षारीय कहा जाता। प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है उन्हें क्या कहा जाता है। चलो इसके बारे में बताता हूं दोस्तों। क्या होता है, शरीर में हड्डियां होती है और हड्डियां मांसपेशियों में जकड़ी हुई रहती हैं। आपका दांत देख लो, दांत गिर क्यों नहीं जाता, तो दांत जकड़ा हुआ है। और दांत जकड़ा कैसे है, तो याद रखें दोस्तों, इसके लिए लिगामेंट होता है, ठीक है। लिगामेंट जिम्मेदार होता है जो दांत को जकड़े रहता है। लिगामेंट को हिंदी में स्नायु कहा जाता है। स्नायु दोस्तों ये जकड़ने का काम करता है। ये कुत्तों पर भी ये होता है, हर जगह, ये शरीर में जहां जहां जोड़ होते हैं हर जगह पे होता है स्नायु, ठीक है। यही है जो मांसपेशियों को हड्डियों के साथ जोड़ के रखता है, ठीक है। तो स्नायु याद रखेगा, ये लिगामेंट्स होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, लिख रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट या सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो NaCl हो गया, यानी नमक हो गया, ये तो होगा नहीं। मैग्नीशियम क्लोराइड भी नहीं होगा क्योंकि ये कम मात्रा में चाहिए होता है। अब बताइए कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट, तो कार्बोनेट की मात्रा मत रखिए, कैल्शियम फास्फेट रखिए। क्यों, क्योंकि कैल्शियम फास्फेट ये हमारी हड्डी में भी पाया जाता है, हड्डी होता है, ठीक है, ये हमारे हड्डी में भी पाया जाता है। ठीक है, हड्डी गलत लिख रहा हूं ना, इधर हो जाएगा हड्डी में मात्रा, ठीक है, हड्डी में हो जाता है। और जो हमारे दांत होते हैं दांत में, ठीक है, इन दोनों जगह पे पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, यह प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2019 में। मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन से तत्व पाए जाते हैं, किसका, तो याद रखिए मानव शरीर में सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन। कितना, तो कुल मिला के 65% लगभग क्या होता है, ये केवल ऑक्सीजन होता है। जो लोग और कुछ समझ रहे होंगे, देखिए 2 ही चीज शरीर में ज्यादा है, या तो ऑक्सीजन ज्यादा है और या तो एक और चीज है 70% पाया जाता है जल। क्या पाया जाता है, जल। तो यही 2 चीज है जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लगभग 65% है, और उसके बाद हाइड्रोजन वगैरह का नंबर आता है, नाइट्रोजन का नंबर आता है, तो याद रखिएगा। मानव शरीर में होता है, पहले ही बता दिया आपको, लगभग 70% पानी होता है, ठीक है, मानव शरीर, और वही मानव शरीर को वजनी बनाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 2/3 पानी। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, ये यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2003 में। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांसपेशी और अंगों का, या जल का। अभी मैंने बताया कि जब शरीर का 70% हिस्सा यानी 2/3 हिस्सा क्या है, जल से बना हुआ है, तो भार भी किसका होता है, इस जल का भार होता है, ठीक है। तो यहां पे जल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जल, ठीक है। तो दोस्तों इतने प्रश्नों को याद रखेगा, इसी तरह के अच्छे अच्छे प्रश्न आपको आगे भी मिलते रहेंगे स्टडी 91 के साथ, तो ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो पहले तो आप वीडियो को शेयर करिए, निवेदन आप सभी से है। अगर आपको लगे स्टडी 91 एक बार फिर से जाग उठा है तो, ठीक है। अभी तक हम थोड़ा सा सोए नहीं थे,
हम कभी सोते नहीं हैं, सोए हुए पूछ देंगे तो ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं सोता नहीं हूँ, डेली सोता हूँ, लेकिन एक होता है ना नींद पूरी करना। सच बताएं, कभी कभी लगता है यार कि कब ऐसा दिन आएगा जब नींद पूरी हो जाएगी, कब जी भर के सो लेंगे। आता नहीं कभी ऐसा दिन, बड़ी इच्छा होती है। कभी कभी होता है ज़िंदगी ऐसी हो गई है, क्या करेंगे। खैर ये सब यहाँ की बातें नहीं है, सब बात की बातें हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, निवेदन हाथ जोड़ करके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर से करें। आप जब वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, उसी से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, उसी से एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी का ख्याल रखें, एनर्जी का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। जो एडवर्टीजमेंट आता है, जैसे पहले आप देखा करते थे वैसे देखिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सहयोग देते रहेंगे तो हमारी तरफ से चीज़ें चलती रहेंगी, हम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होंगे। और वैसे भी आप लोग समझदार लोग हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ाइए दोस्तों चैनल को, ये आपका चैनल है, इसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं है, ठीक है, आप सभी का योगदान भी है। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।